जब भी मैं अपने सौतेली बहन के पति को देखती तो मुझे जलन होती, क्योंकि मैं तलाकशुदा थी और मेरी सौतेली बहन का पति उसके साथ राजकुमारी की तरह व्यवहार करता था। मेरी अब शादी नहीं हो रही थी। मैंने एक शैतानी योजना बनाई और अपनी सौतेली बहन के पति को अपने झूठे प्यार में फंसाकर उससे शादी कर ली। मुझे लगा अब मेरा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। लेकिन शादी के तीसरे दिन पति ने गुस्से में कहा, जाओ मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। जब मैं रसोई में गई तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मेरी सौतेली बहन ने मुस्कुराते हुए, तुमने मेरे उन कपड़ों को छू लिया जिन्हें मैंने अभी अभी धोया था। मैंने गुस्से से सुमन से कहा, जो सबके कपड़े प्रेस कर रही थी और उन्हें अलमारी में टांग रही थी। जब वो मेरे कपड़े प्रेस करने लगी तो मैं जल्दी से उसके पास गई और अपने कपड़े उसके हाथों से छीन लिए। ये मेरे पसंदीदा कपड़े थे। पिछले सप्ताह ही मेरी माँ मेरे ख्वाहिश पर मुझे लेकर दी थी। वो मेरी हर इच्छा पूरी करती हैं और मुझे कभी किसी चीज से मना नहीं किया। हालांकि ये कपड़े वास्तव में सुमन लेना चाहती थी। मैंने उसकी आंखों में उन कपड़ों के प्रति प्यार देखा, इसलिए मैंने जिद करके अपनी माँ से वे कपड़े ले लिए ताकि मैं सुमन को जला सकूं और मैं उसे यह एहसास दिला सकूं कि मुझे जो चाहिए वो मिलेगा और उसे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। माँ ने शायद उससे कपड़े प्रेस करने को कहा होगा। जब मैंने उसके हाथों से कपड़े छीन लिए तो वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं इस्त्री कर रही थी, मैं तुम्हारा काम खराब नहीं कर रही थी। तो फिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्योंकि तुम हो ही नफरत के काबिल। मैंने क्रोध और नफरत से उसकी ओर देखते हुए कहा। फिर मैं वहाँ से चली आई। रात के खाने पर मैंने अपने पिता के सामने यह मुद्दा उठाया कि सुमन मेरे कपड़े खराब कर रही थी। यह सुनकर सुमन आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि माँ ने तुरंत उसे चुप करा दिया। माँ और मैं पिताजी के सामने ऐसे ही करते थे, सुमन को नीचा दिखाते थे। पापा हम दोनों की बातों पर विश्वास कर लेते थे और सुमन को डांटते थे। अभी भी पिताजी ने उसे डांटना शुरू कर दिया। वह तुम्हारी छोटी बहन है, तुझे लज्जा नहीं आती? तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए और तुम इससे ईर्ष्या कर रही हो। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। पापा उसे बातें सुनाकर वहाँ से चले गए। मेरे पीछे पीछे मेरी माँ और मैं जश्न मनाने लगे। मुझे और मेरी माँ को वह एक आंख नहीं भाती थी, और भाती भी क्यों? वह कौन हमारी सगी बहन थी? वह इस घर पर बोझ ही थी और हम पर भी बोझ ही थी। हम उससे घर का सारा काम कराते थे। जब तक कि उसे कोई तकलीफ नहीं मिलती मुझे खुशी नहीं होती थी। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तब मैं बहुत छोटी थी। मेरी माँ ने सुमन के पिता से विवाह किया। सुमन मुझसे 2 साल बड़ी थी। छोटे होने के बावजूद भी मैं उसे हर तरह से चिढ़ाती थी। मेरी माँ ने भी बहुत सौतेलेपन दिखाई और मुझमें भी यही नफरत भर दी। हालांकि उसके पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर जरूरत पूरी करते थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया भी, फिर भी मैंने उनकी बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरी माँ के कहने पर पापा उसकी पढ़ाई बहुत कम उम्र में छुड़वा दी थी, जिस पर वह खूब रोई। हालांकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। सभी टीचर उसकी प्रशंसा करते और टीचर मुझे उसके उदाहरण देकर कहते कि तुम्हें उससे सीखना चाहिए, वह तुम्हारी बहन है। और मुझे यह सब बहुत बुरा लग रहा था। मैं घर आकर अपनी माँ से शिकायत करती कि इसकी वजह से सबके सामने मेरा अपमान हो रहा है। इस पर मम्मी ने मुझसे कहा कि चिंता मत करो, मैं इसका समाधान ढूंढ लूंगी। और फिर मेरे पिता के सामने माँ ने एक लंबा भाषण देते हुए कहा कि लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, अन्यथा लड़कियां हाथ से निकल जाएंगी। अब सुमन की उम्र हो रही है, उसे घर का काम सीखना चाहिए। फिर कुछ सालों में हमें उसकी शादी करनी है। अगर मैं उसे ये सब नहीं सिखाऊंगी तो लोग मुझ पर सौतेली माँ का होने का आरोप लगाएंगे और वे कहेंगे कि वो सौतेली माँ थी, इसलिए उसने उसे कुछ सिखाया नहीं। उसे जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब उसे घर का काम करने आना चाहिए। और फिर पिताजी ने माँ की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया और उसे स्कूल से निकाल दिया। उस दिन वह बहुत रोई। कई बार उसने पापा से विनती की कि उसके स्कूल न छुड़वाएं। मैं स्कूल के साथ साथ सब कुछ सीख लूंगी। लेकिन उसके तमाम मिन्नतों के बाद भी मैं और मम्मी ने उसका स्कूल छुड़वा दिया। उसका यह मकसद पूरा न होने दिया और उसका स्कूल छुड़वा ही लिया। उसने स्कूल छोड़ा तो मुझे भी स्कूल रास आ गया। हालांकि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, लेकिन अब कोई मुझे ये नहीं कहता था कि अपनी बहन से सीखो। एक दिन तो टीचर ने मुझसे यह सवाल किया कि तुम्हारी बहन स्कूल क्यों छोड़ दी? लेकिन फिर सब लोग इस चीज को भूल गए। खानदान में सब बातें करते थे कि हम सुमन का ख्याल नहीं रखते, जिस पर मम्मी मुंह तोड़ सबको जवाब देती और कहती कि ज्यादा मोहब्बत और परवाह है तो अपने पास रख लो। यह सब सुनकर सारे लोगों का मुंह बंद हो जाता था, क्योंकि बातें करना आसान था और किसी की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल था।
हर गुजरते दिन के साथ मैं ईर्ष्या में बहुत ज्यादा गिरती जा रही थी। मुझे अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि मैं अपना व्यक्तित्व भी खो रही हूँ। पापा एक मामूली सी नौकरी करते थे, उससे घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था, ऊपर से घर का किराया भी देना पड़ता। ऐसे में मम्मी सुमन की सारी इच्छाओं और जरूरतों को एक तरफ रखकर सिर्फ मेरी इच्छाओं को पूरा करती, और पापा ये सब देखते हुए भी अपनी आंखें बंद किए रहते। उन्हें लगता कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अगर सुमन कभी गलती से उनसे 1 रुपया मांग लेती तो पहले तो पापा उसे खूब बातें सुनाते, और फिर मम्मी कहती कि तुम अपने बाप के सामने ये नाटक मत करो, जैसे कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है, तुम मुझे सबके सामने बदनाम करना चाहती हो। और फिर वे उसे कड़ी सजा देती, और ये सब देखकर मुझे खूब हंसी आती। कभी कभी जब वो मेरे कपड़े धो रही होती तो मैं उसे धक्का देकर गीले फर्श पर गिरा देती, जिससे उसे बहुत दुख होता, लेकिन फिर भी माँ को उस पर दया नहीं आई और उसे काम में व्यस्त रखती। वो घर का सारा काम करती और मैं आराम से बैठकर आनंद लेती। मुझे अपना यह जीवन बहुत प्रिय था। अगर कभी वो गलती से मुझे अपने काम में मदद मांगती तो मैं पढ़ाई का बहाना बना देती और पापा के सामने काम करने का नाटक करती। जैसे ही पिताजी घर में प्रवेश करते, मैं तुरंत टीवी का रिमोट एक तरफ रख देती और जल्दी से रसोई में जाकर खड़ी हो जाती और यूं जाहिर करती जैसे सारा काम मैंने खुद ही किया है और सुमन सारा दिन आराम करती है। जिस पर पापा सुमन से कहते कि अपनी बहन की कुछ मदद करवाया करो, अब तो तुम पढ़ाई भी नहीं करती, तुम्हारी बहन तो स्कूल भी जाती है, इसके बावजूद तुम सारा दिन घर पर ही रहती हो। मेरी माँ और मुझे यह सब सुनकर बहुत आनंद आता और असहाय सुमन अपने आंसू पीती रह जाती। उन्हीं दिनों हमारे स्कूल में एक बहुत ही सुंदर लड़का आया, वह भी एक धनी परिवार से था। मैंने अन्य लड़कियों को देखा देखी उससे दोस्ती कर ली और फिर हम बातचीत करने लगे। एक दिन उसने मुझे एक लेटर दिया, मैंने इसे अपनी किताब में डाल दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह किताब मेरे पिता के हाथों में कैसे पहुंची। मैं जानती थी कि अगर मेरे पिताजी किसी लड़के का लेटर देखेंगे तो वह इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह इन तमाम बातों पर कोई समझौता नहीं करते। जैसे ही पापा ने लेटर उठाया, उसे पढ़ा और जोर से चिल्लाने लगे। मेरा दिल कांपने लगा। मैंने तुरंत अपनी माँ को पूरी स्थिति बताई। पहले तो मेरी माँ ने मुझे डांटा और कहा, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। मैंने माँ से कहा कि मुझे बाद में डांटना, लेकिन पहले मुझे इस मुसीबत से बचाएं। माँ ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हम दोनों बाहर आए और सुमन अपने कमरे में थी। पापा ने जब उस लेटर को माँ को दिखाया और पूछा, यह उसकी किताब में क्या कर रहा है। मुझे जवाब चाहिए। उन्होंने कहा, इन चीजों के लिए स्कूल जाती है। तो मम्मी ने मासूम सा चेहरा बना लिया। नहीं जी, ये तो सुमन का है, इसका थोड़ी है। इतना कहने की देर थी कि पापा ने जोर से सुमन को बुलाया। सुमन भागते हुए कमरे से निकली। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रहे थे। वो इस स्थिति को नहीं समझ रही थी। हैरत से पापा की तरफ देखने लगी, कहने लगी, पापा जी क्या हुआ। उनके हाथ में वो लेटर था। तुम इस लड़की को कैसे जानती हो, बताओ मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़के से चक्कर चलाने की। आंगन में खड़े पापा जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैं और मम्मी एक तरफ खड़े थे। मैं थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली दी और कहा कि खामोश रहो, अपने चेहरे पर घबराहट बिल्कुल मत लाना। मम्मी के कहने पर मैंने खुद को संभाल लिया। पापा सुमन को डांटे जा रहे थे और फिर उन्होंने जोर से उसे थप्पड़ मारा। सुमन जमीन पर आकर गिर गई। उसका होंठ फटा और उससे खून निकलने लग गए। मैं ये सब आराम से खड़े देख रही थी। हालांकि गलती मेरी थी और यह सब कुछ मैंने किया था। इसके बावजूद भी मुझे उसे सजा मिलते देखकर खुशी महसूस हो रही थी। सुमन ने रोती आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे वह कहना चाह रही हो कि तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर बाद यह तमाशा खत्म हुआ। पापा अंदर जाकर सो गए और मैं और मम्मी भी अपने कमरे में आ गए। हम नहीं जानते थे कि सुमन वहां से उठकर कब अपने कमरे में गई, लेकिन अगली सुबह उसका रवैया बहुत ही बदला नजर आ रहा था। वह काफी देर से उठी थी। हालांकि रोजाना सुबह सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता वही बनाया करती थी। जब मैं और मम्मी उठे तो हमें नाश्ता नहीं मिला। किचन खाली था, वहाँ कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। मम्मी और मेरा पारा चढ़ गया। मैंने जोर जोर से सुमन को बुलाना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसके कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी कि आखिर वह गई तो गई कहाँ। मैंने मम्मी से कहा कि वह तो अपने कमरे में नहीं है। मम्मी बोली, कहीं भाग तो नहीं गई। आखिर वह कहाँ भागी, मैंने झुंझलाते हुए कहा। फिर हमने पूरा घर छान मारा। आखिरकार छत पर एक कोने में बैठी नजर आई। घुटनों में सिर दिए रोते रोते न जाने कब सो गई थी। उसे देखकर मैं मुस्कुरा उठी। देखें मम्मी कहाँ बैठी है।
लगता है पूरी रात इधर ही गुजारी है। अक्ल तो अब भी इसे नहीं आई। अगर अक्ल आई होती तो इसने सबक सीखा होता तो अब तक किचन में खड़ी नाश्ता बना चुकी होती। मेरी बात सुनकर मम्मी आगे बढ़ी और पांव से उसे ठोकर मारते उसे उठाया। लड़की, यहाँ बैठी क्या कर रही है? नीचे जाकर नाश्ता बना। यह नाटक मैंने बहुत देखे हैं, इसलिए यह सब ड्रामे मेरे सामने मत कर। भूख से मेरे पेट में चूहे नाच रहे हैं और तुझे मजे आ रहे हैं। चल जल्दी कर और देर मत कर, तेरे पापा भी उठते होंगे, उन्हें भी नाश्ता चाहिए। यह कहकर मम्मी और मैं सीढ़ियों की तरफ मुड़ गए, लेकिन उसी वक्त उसकी आवाज ने हम दोनों के कदमों को रोक लिया। मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, जिसने खाना है वो खुद बनाए। पहली बार उसने ऐसी बगावत की थी। उसकी बात सुनकर मम्मी ने चील की तरह उसकी तरफ झपटी और उसके बाल खींचकर उसे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे इनकार करेगी? चल नीचे उतर। मम्मी ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लाई। दर्द की वजह से वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। हम दोनों इस दौरान यह भूल गए थे कि पापा भी घर पर ही हैं। उसी वक्त पापा शोर की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आए और उन्होंने सामने जब सुमन को इस हालत में देखा तो हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मम्मी भी यूं अचानक उन्हें सामने देखकर घबरा गई और मैं तो बिल्कुल ही सुन्न हो गई थी, क्योंकि आज से पहले तो पापा ने कभी भी यह सब नहीं जाना था और ना ही जानने की कोशिश की थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों की चोरी पकड़ी गई हो। मैं फौरन से मम्मी के पीछे छुप गई। मम्मी ने जल्दी से सुमन के बाल छोड़े, जिसकी वजह से वह सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे पापा के कदमों के पास आकर गिर गई। पापा को यकीन नहीं आ रहा था कि वह यह सब देख रहे हैं। उन्होंने उसी वक्त मम्मी को नीचे बुलाया और कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रही हो। आज तक मैं हर चीज को नजरअंदाज करता आया। मुझे लगा कि यह गलत है और तुम सही हो। मैंने इसे तुम्हारी जिम्मेदारी में दिया था, लेकिन तुम इसके साथ क्या सलूक कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से, पापा ने जोर से कहा। मम्मी और मैं भागते हुए कमरे में बंद हो गए। जो भी था, अब वह इस घर के मुखिया थे और हम दोनों खूब उनसे डरते थे। पापा सुमन को लेकर अंदर गए और उसकी मरहम पट्टी करवाई। उस दिन के बाद से पापा ने सुमन का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। मुझे और मम्मी को यूं लग रहा था जैसे हमारा राज खत्म हो चुका है। अब हम दोनों इस घर पर राज नहीं कर पाएंगे। वो काम जो पहले सुमन करती थी, अब वो हमें करने पड़ रहे थे। पापा हमेशा परेशान रहते और ज्यादा वक्त सुमन के साथ ही गुजारते। यूं लग रहा था जैसे उनकी सेहत दिन पर दिन गिर रही है। कई बार मम्मी ने डरते डरते उनसे पूछने की कोशिश की कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, तो उन्होंने आगे से मम्मी को झाड़ दिया। वो हमेशा इस बात पर दुखी रहे कि वो सुमन का ख्याल नहीं रख पाए और सुमन उनके होते हुए भी इतना जुल्म बर्दाश्त करती रही। और फिर एक दिन अचानक से पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। हम सब लोग इमरजेंसी में पापा को सरकारी अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही पापा ने दम तोड़ दिया। उनके सीने में काफी दिन से तकलीफ थी, लेकिन वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं कर रहे थे। हम उनका शव लेकर घर आए। हम में से किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि पापा हमें छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने मेरा हमेशा ख्याल रखा था। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन फिर ये एहसास सिर्फ कुछ दिन तक ही रहा। जैसे ही पापा की मौत को हफ्ता गुजरा तो मैं और मम्मी वापस अपने पुराने रूप में आ गए और जो कुछ दिन का पछतावा था अब वो खत्म हो चुका था। अब तो पापा भी नहीं थे जो हमसे सवाल करते। अब हमें किसी चीज का डर नहीं था। हमने खुलकर सुमन को परेशान करने लगे। हम उसे हर तरह से परेशान करने की कोशिश करते। घर का खर्चा उठाने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए मम्मी ने सुमन को लोगों के घरों में कामकाज के लिए भेज दिया। वो बेचारी पूरा दिन घर के कामकाज करके घर आती तो फिर हम दोनों घर के काम भी उससे करवाते। वो लोगों को घरों से जितना कमाती थी वो सब मम्मी उसके हाथ से ले लेती थी और मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए खर्च कर देती थी, जिस पर सुमन चुपचाप बेबसी से देखती रह जाती थी। हमने पूरी तरह से उसे बेबस करके रख दिया था। उसे यूं तकलीफ में देखकर मैं एक अनजानी सी खुशी महसूस करती थी। यूं लगता था जैसे मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, सुमन को नीचा दिखाना, और मैं पूरी तरह से इसी काम में मगन रहती थी। 10वीं के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मुझसे आगे की पढ़ाई नहीं की जा रही थी। वैसे भी मैं पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। नाम के लिए मैंने 10वीं कर लिया था। मेरे लिए ये ही काफी था। अब मम्मी चाहती थी कि रिश्ते देखकर मेरी शादी कर दी जाए, लेकिन फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सुमन इसकी बड़ी बहन है, पहले उसकी शादी करनी चाहिए। लोग इतने सवाल करने लगे कि मम्मी तंग आ गई और फिर मम्मी ने एक रिश्ते करवाने वाली आंटी को बुलवाया और उससे कहा कि सुमन के गुजारे लायक रिश्ता ढूंढो ताकि मैं उसे इस घर से चलता करूं।
उस वक्त तक पापा की पेंशन भी आने लग गई थी। पापा एक सरकारी नौकरी पर थे, इसलिए जल्दी पेंशन भी लग गई। मम्मी वो सारी पेंशन अपने पास रखती थी। वो चाहती थी कि इस पेंशन को मेरी शादी पर खर्च करें। सुमन को इस पेंशन के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस घर का खर्चा चलाने के बारे में ही सोचती रहती थी। और फिर एक दिन मम्मी ने उसे कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक मुनासिब रिश्ता ढूंढा है, तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी शादी के दिन शुरू होने वाले हैं। ये खबर उस पर क़यामत बनकर टूटी थी, क्योंकि ना तो उससे उसकी राय ली गई थी और ना ही उसे खबर दी गई थी। चुपचाप ही मम्मी ने रिश्ता पक्का कर दिया था। अभी तक मुझे भी नहीं पता था कि उसका रिश्ता किससे हुआ है। मम्मी ने कहा था कि ये सब बाद में बताऊंगी, और फिर जिस दिन शादी का वक्त आया तब मुझे पता चला कि मम्मी ने उसका रिश्ता मोहल्ले में ही एक रिश्ता चलाने वाले आदमी से किया है, जिसकी उम्र भी सुमन से काफी ज्यादा थी। मैं दिल ही दिल में काफी खुश हो रही थी कि इतने गरीब और बड़ी उम्र के आदमी से उसकी शादी हो रही है। सुमन को जब पता चला तो उसने चुपचाप सब्र के घूंट पी लिए और शादी कर लिए। शादी के बाद उसी दिन उसकी विदाई कर दी गई। वो विदा होकर उस रिक्शा ड्राइवर के साथ उसके घर चली गई। और रिक्शा ड्राइवर अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। छोटा सा घर था और डेली जिंदगी के लिए बहुत सीमित साधन थे। उसके जाते ही मैं बहुत सुकून हुई कि चलो भला सर से टली। लेकिन अब मसला ये था कि घर के काम काज कौन करता। फिर मम्मी ने उसका हल भी ढूंढ लिया, क्योंकि वो मोहल्ले में ब्याह कर गई थी। इसलिए मम्मी ने उसे हुक्म दिया कि रोज घर आकर काम काज करके जाओ, फिर अपने घर का काम करना। सुमन मम्मी के डर से रोजाना सुबह सवेरे आकर हमारे घर का काम करने लगी। लेकिन जब उसके पति को पता चला तो उसने बहुत गुस्सा किया और हमारे घर आकर झगड़ा भी किया कि मेरी बीबी तुम लोगों की नौकरानी नहीं है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसका बहुत ध्यान रखता हूँ। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसे घर के काम काज करवाओ। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले गया। मुझे उसकी इतनी मोहब्बत और परवाह देखकर बहुत गुस्सा आया। मैं सुमन को कभी भी खुश नहीं देख सकती थी और अब वो इस रिक्शे ड्राइवर के साथ बहुत ज्यादा खुश रह रही थी। मैं जो सोच रही थी गरीबी में ही जिंदगी जिएगी और सारी जिंदगी जोड़ तोड़ में ही गुजर जाएगी, तो वो सब मेरे ख्याल गलत साबित हुए थे। वो तो वहाँ बहुत खुशी से रह रही थी। उसकी सास भी बहुत अच्छी औरत थी। वो सुमन की हमेशा तारीफ करती और उसका ध्यान रखती थी। उन्हीं दिनों मम्मी ने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हारी भी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ऊंचे घर से रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी। वैसे एक दो में जल्दी बात चलाती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से विदा करूंगी। तुम्हारे लिए मैंने बहुत से पैसे बचा कर रखे हुए हैं। मम्मी की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो गई कि मेरी शादी बहुत जबरदस्त होगी। और फिर सच में मम्मी ने एक बहुत बड़े खानदान में मेरा रिश्ता जोड़ दिया। मैं सबसे पहले मिठाई लेकर सुमन के घर गई और उसे खूब जला जला कर बात बताई, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी जलन नजर नहीं आ रही थी। वो बहुत इत्मीनान थी और उसका ये इत्मीनान देखकर मैं जलकर रह गई थी। फिर मैं वहाँ से वापस आई। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई थी कि मेरी शादी एक बहुत बड़े खानदान में हो रही है। सब खूब तारीफें करते हैं और हसद भरी निगाहों से मुझे देखते हैं। मैं सबके बीच में इतराती रहती थी। मम्मी ने शादी के लिए बहुत बेहतरीन बंदोबस्त किया था और उन्हीं दिनों सुमन को पता चला कि पापा की पेंशन आती थी और घर का खर्चा उसे चलाया जा सकता था। लेकिन मम्मी और मैंने उसे तकलीफ देने के लिए लोगों के घरों में कामकाज पर लगा दिया। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने एक शब्द भी ना कहा। लेकिन मुझे और मम्मी को उसके दुख से कोई लेना देना नहीं था। मेरी शादी की तैयारी बहुत अच्छी हुई थी। मम्मी ने एक बड़ा होटल मेरे लिए बुक करवाया था। मोहल्ले वाले मेरी शादी के बारे में बहुत सी बातें कर रहे थे। वैसे भी पैसा सबकी आंखों में धूल झोंक देता है। मैं दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सुमन से ज्यादा नहीं। वो सादगी में भी बहुत प्यारी लगती थी। यहाँ तक कि जब वो मेरी शादी पर आई तो मेरे ससुराल वाले भी उसकी तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारी बहन बहुत प्यारी है, जिस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं दुल्हन थी। सबको मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन आज भी वो सबकी नजरों का केंद्र बनी हुई थी। फिर मैंने रिसेप्शन में उसे इनवाइट नहीं किया था, बल्कि मैंने मम्मी को पहले ही कह दिया कि हरगिज भी उसे मेरे रिसेप्शन पर मत बुलाना। सारे मेहमान को अपना दीवाना बनाने लग जाती है, पता नहीं कैसा जादू करती है। और फिर मम्मी ने मेरे कहने पर उसे रिसेप्शन पर आने से साफ मना कर दिया। वो रिसेप्शन पर नहीं आई, लेकिन मेरे ससुराल वाले बार बार उसके ही बारे में सवाल कर रहे थे, जो कि मुझे एक आंख नहीं भा रहा था। मेरे शादी के शुरू के दिन तो बहुत ही अच्छे गुजरे। मैं अमीर कबीर खानदान में ब्याह कर गई थी। मुझे वहाँ के रीति रिवाज तो बिल्कुल भी नहीं आते थे, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करती थी। वैसे भी मैं बहुत आलसी और फुअर लड़की थी। मैंने कभी घर के काम काज सीखे ही नहीं थे, जिस वजह से ससुराल में खूब बातें सुनने को मिली थी। वो लोग अमीर थे, जहाँ पर रहन सहन को बहुत अहमियत दी जाती थी। व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए था, लेकिन मुझे तो कोई भी तौर तरीका नहीं आता था।
जिस वजह से मेरी सास मुझे खूब बातें सुनाती। और जब मैं उनकी बातें सुनकर अपने पति के सामने रोने का नाटक करती तो मेरा पति भी मुझे आगे से डांट देता और कहता कि मेरी माँ जो कहती है बिल्कुल सही कहती है। तुम्हें तो तमीज ही नहीं है कि मेहमानों के सामने कैसे बैठते हैं। तुम्हें उनसे बात करना तो आता ही नहीं है। ये कहकर वो बात को रफा दफा करके सारा इल्जाम मुझ पर डाल देता। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के बीच अनबन होने लगी। अगर कभी मैं मैके में रहने के लिए आती तो बातों बातों में मम्मी मुझसे कहती तो खुश नजर नहीं आती है, जिस पर मैं चिढ़कर कहती कि मैं खुश नहीं हूँ तो जाकर अपने उस सुमन को देख लो, वो तो बहुत खुश है ना अपने ससुराल में। मुझे उसकी खुशी से जलन होती थी। उन्हीं दिनों मुझे खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो मेरे सर पर एक भूत सवार हो गया। अब मैं भी जल्द से जल्द खुशखबरी सुनाना चाहती थी। जब मैंने अपने पति से इस बात का जिक्र किया तो वो चिढ़ते हुए बोला कि क्या तुम हर वक्त मुकाबला करती रहती हो? तुमसे 1000 गुना अच्छी है वो। पता नहीं तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो। अब तुम औलाद के लिए भी उससे मुकाबला करोगी? शर्म कर लो कुछ। पति के मुंह से अपनी बहन की तारीफ सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। हालांकि उसने किसी गलत मायनों में तारीफ नहीं की थी, लेकिन मैंने उसे गलत मायनों में ही ले लिया था। जो भी मुझे समझाने की कोशिश करता मैं उसे आगे से गलत ही समझती थी। और फिर उस दिन मेरे पति से बहुत ही बुरा झगड़ा हुआ। इतना हुआ कि फिर वह गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। पूरी रात तो अपने कमरे से बाहर रहा। अगली सुबह मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि हमारे यहाँ ऐसे रिवाज नहीं कि औरतें अपने पतियों से लड़ाई करें और पति पूरी रात कमरे से बाहर रहा करे। तुम खुद अपने पति को बाहर का रास्ता दिखा रही हो। यहाँ रहना है तो तरीके से रहो, वरना यहाँ से चली जाओ। उसके साफ शब्द में कहने पर मैं खामोश हो गई। मैं जानती थी कि मेरी सास बहुत तेज मिजाज की है और मेरी उसके सामने बिल्कुल भी नहीं चल सकती थी। मुझे अपने पति से छुटकारा चाहिए था और अपनी सास से भी, लेकिन मैं इस दौलत और जायदाद को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकती थी। मैं ऐसो आराम छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। वैसे कहने को ये ऐसो आराम जो मुझे मिला था, लेकिन कोई भी चीज मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी। मैंने जो सोचा था कि मैं फिल्म और ड्रामों की तरह रोजाना शॉपिंग पे जाऊंगी, जैसे फिल्मों में अमीर लड़कियां रोजाना शॉपिंग पर जाती हैं, मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं अपनी मर्जी से कोई चीज खरीद नहीं सकती थी। यहाँ तो औरतों को बाजार भी जाने नहीं दिया जाता था। हर चीज मेरी सास की मर्जी से आती थी। यहाँ तक कि कपड़ों का रंग भी वो ही तय करती थी। मैं ये सब आखिर कब तक बर्दाश्त करती। इसलिए एक दिन मैंने एक फैसला लिया कि मैं ये रिश्ता ही खत्म कर देती हूँ। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने हमेशा अपने घर में सुमन पर हुक्म चलाया था और उसे नीचा दिखाया था। अब यहाँ पर मुझ पर हुक्म चलाया जा रहा था और मेरी आत्मसम्मान समझौते पर राजी नहीं थी। इसलिए मैंने अपने पति से साफ शब्दों में तलाक का बात कर लिया, जिस पर वो पहले तो बहुत गुस्से में आया। फिर उसने मुझे तलाक दे दी कि तुम जैसी फुअर औरत के साथ कोई मर्द नहीं रह सकता। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मुझे लगा था कि वो शायद मुझसे माफी मांगेगा और कहेगा मुझसे तलाक मत लो, मगर यहाँ तो मेरी सोच के खिलाफ ही हुआ था। अब चाहो न चाहो मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ा। जब मैं वापस आ रही थी तो मेरी सास ने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया और मुझे कहा, जो जेवर हमने तुम्हें दिया था वो सब वापस करो। यह कहा तो उसने मुझसे सारे के सारे जेवर वापस ले लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इतना कीमती जेवर हाथ से नहीं जाने दे सकती थी, मगर उसने मुझसे छीन लिया। जब मैं घर आई तो मम्मी मुझे सामान के साथ देखकर परेशान हो गई। ये क्या कर रही हो? मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर कमरे में बंद हो गई। रात को मैंने दरवाजा खोला और बाहर आकर मम्मी को बताया, अब मैं दोबारा उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मैंने अपने पति से तलाक ले ली है। मेरे इतने कहने की देर थी कि मम्मी अपनी जगह से उठी और एक जोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा। मैं हैरत और बेयकीनी से गाल पर हाथ रखे मम्मी को देख रही थी। आज से पहले तो मम्मी ने ऐसा कभी नहीं किया था। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाना तो दूर की बात, कभी सख्त लहजे में मुझसे बात तक नहीं की थी। मैं रोते हुए अंदर चली गई। अगली सुबह मम्मी का मूड थोड़ा बेहतर था और वो मेरा सारा सामान खोले बैठी न जाने क्या तलाश कर रही थी। मैंने बाहर आकर रूखे लहजे में कहा, मेरे सामान में क्या ढूंढ रही हैं? तो मम्मी ने मेरी तरफ देखकर कहा, तेरे जेवरात कहाँ हैं जो तेरी सास ने शादी पर तुझे पहनाए थे? मम्मी की बात सुनकर मैं चुपचाप करीब रखे कुर्सी पर बैठ गई। वो जेवरात उन्होंने वापस ले लिए। मैंने बहुत इत्मीनान से मम्मी को ये बात बता दी। वो अपनी जगह से उछलने लगी। मैंने वो जेवरात अपनी सास को क्यों दिया? तुम्हें पता है कि वे कितने महंगे थे। तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखा है। माँ लगातार मुझे बातें सुना रही थी। अब मैं क्या कहूँ? मैं चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनती रही। अगले दिन पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि मेरा तलाक हो गया है। पड़ोस की औरतें हर रोज हमारे घर आती और बैठकर कहती, तुम अपना घर नहीं बसा सकी? तुम्हारी बहन सुमन भी है, वो अपने घर में कितनी अच्छी तरह रह रही है। हालांकि उसका पति गरीब है,
तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी पर कितना पैसा खर्चा किया और भी न जाने क्या क्या कह रही थी। मैं उन महिलाओं की बातें सुनकर थक गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि वे लोग मेरे सामने भी सुमन के बारे में बात कर रहे हैं। सुमन से चिड़चिड़ापन और बढ़ गया। उसी दिन मुझे पता चला कि उसका मिसकैरेज हो गया है। अब मैं किसी भी तरह से उसका घर बर्बाद करना चाहती थी। उसकी खुशियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर एक दिन मैं बहुत ही अच्छी बनती उसके घर गई, उसके सास से बातचीत की और जब उसका पति आया तो वो अच्छे से तैयार होकर उससे मिलने चली गई। सुमन सब कुछ देख रही थी और चुपचाप सहन कर रही थी। मैं जानती थी कि वो मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगी और फिर मैं अक्सर उसके घर जाने लगी। एक दिन मैंने बहाने से 2 दिन के लिए उसके घर रुक गई। इस दौरान मैंने उसके पति को अपने प्यार के जाल में पूरी तरह से फंसा लिया था। क्योंकि मैं हमेशा बन ठन कर रहती थी और सुमन सिंपल सी रहती थी, इसलिए उसका पति जल्दी ही मेरी ओर आकर्षित हो गया। एक दिन सुमन ने मुझसे कहा कि मैं उसके पति से दूर रहूं। मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हें अपने पति की इतनी ही परवाह है तो जाकर खुद उससे कहो। अगर वह तुम्हारे प्रति वफादार हुआ या तुम उसे खुश रख पाती और वह मेरी तरफ आकर्षित नहीं होता। यह कहकर मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। अगले कुछ दिनों में मैंने उसके पति पर दबाव डालना शुरू किया कि वह उसे तलाक दे दे और मुझसे शादी कर ले। पहले तो वह सहमत नहीं हुआ, लेकिन फिर वह मेरे प्यार में पागल हो गया। उसने सुमन को तलाक दे दिया। अगले ही दिन मैंने उसके पति से कोर्ट में शादी कर ली। जब मेरी माँ को यह खबर मिली तो उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई और बोला कि क्यों मुझे मोहल्ले के लोगों के सामने मेरा अपमान कर रही हो। सुमन के पास अब रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वो माँ के घर आई। माँ ने उसे कष्ट देना शुरू कर दिया। चाहे जो भी हो, मैं अपनी माँ की बेटी थी। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी। सुमन की जिंदगी एक बार फिर उसी दिशा में मुड़ गई थी। फिर कभी कभी मैं अपने घर पर भी आती थी और मैं जानबूझकर सुमन के सामने ऊंची आवाज में अपने पति के साथ अपने रिश्ते का जिक्र करती और कहती कि मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। एक दिन उसका सब्र का बांध टूट गया तो मेरे पास आई और रोते हुए बोली, तुमने बहुत गलत किया है। मैं इस अन्याय के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भगवान जरूर न्याय करेगा। यह कहकर वह उठकर चली गई। लेकिन मैं उसकी बात पर ठहाका लगाकर हंसती रही और उसका मजाक उड़ाती रही, ये जाने बिना कि हर जुल्म का एक न एक दिन हिसाब जरूर होता है। मैं मजे से अपने पति के साथ जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन नहीं जानती थी कि मेरी पकड़ का वक्त आने वाला है। ठीक 3 दिन के बाद ही मैं जब सुबह सवेरे उठकर किचन में नाश्ता बनाने गई तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। क्योंकि किचन में सामने ही मेरा पति एक औरत के साथ बैठा बहुत ही अश्लील हालत में मौजूद था। उसे इस हालत में देखकर मेरी चीखें निकल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू मेरे साथ इस तरह धोखा करेगा। मैं उस औरत को नहीं जानती थी। जब मैंने अपने पति से सवाल किया कि ये कौन है तो वह ढीठ बनकर कहने लगा, कोई मेरी जानने वाली है। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो वो जोर जोर से हंसकर कहने लगा, अरे बीवी कहाँ, मैंने तो तुम्हारी खूबसूरती को ऐसे शादी की है, वरना तुम्हारी औकात तो मेरे कदमों में बैठने की भी नहीं है। पहले जिससे तुमने शादी की उसे तलाक लेकर आ गई और फिर अपनी बहन का घर तुड़वाकर मुझसे शादी की। तुम जैसी औरतें घर बसाने के लिए थोड़ी होती है, सिर्फ वक्त गुजारने के लिए होती है। उसकी बातें मेरे मुंह पर तमाचा बनकर लग रही थी। मैंने चिल्ला चिल्ला कर तमाम मोहल्ले वालों को जमा कर लिया और कहा कि मेरे पति का इस औरत के साथ चक्कर है। सब थू थू करने लगे। मेरे पति ने वहीं खड़े खड़े मुझे तलाक दे दी। मैं एक बार फिर से तलाकशुदा होकर घर वापस आ गई। मम्मी को जब तमाम मामले के बारे में पता चला तो मम्मी बोली, तूने उस लड़की का दिल दुखाया है और उसका घर तोड़ा है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं मम्मी के ऐसे लहजे पर हैरत से उसकी तरफ देखने लगी और कहा कि ये सब क्या बोल रही हो मम्मी। मम्मी बोली, जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। इतने दिन से वो मेरे साथ रह रही है और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तूने उसके साथ बहुत ही गलत किया है, बल्कि हम दोनों सारी जिंदगी उसके साथ गलत करते आए हैं। इसके बावजूद वो मेरा ध्यान रखती है, सारा दिन मेरा ख्याल रखते थकती नहीं। तेरे साथ भी वही हुआ जो तूने उसके साथ किया था। तूने उसका घर तोड़ा और तेरा घर किसी और औरत ने तोड़ दिया। मम्मी की बातें मुझे बहुत बुरी लग रही थी, इसलिए मैं मम्मी से बदतमीजी करके अंदर आ गई। अब हर गुजरते दिन के साथ मैं सुमन से और बुरा सलूक करने लग गई थी, मगर मम्मी ने अपना रवैया बेहतर कर लिया था और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सारी उम्र मम्मी ने मुझे उससे नफरत करना सिखाई थी और अब मम्मी इस उम्र में यूं पलटा खा रही थी। लेकिन मैं तो अपनी इस नफरत को कभी भी खत्म नहीं कर सकती थी। सुमन को आते जाते ताने मारती, लेकिन वो चुप रहती, कुछ भी ना बोलती, जिस वजह से मुझे उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता। उन्हीं दिनों मैंने हमारे मोहल्ले के एक मर्द के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया। वो पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था
मैं किसी भी तरह से दोबारा अपना घर बसाना चाहती थी। जब उसकी बीवी को ये पता चला कि मेरा और उसके पति के साथ चक्कर चल रहा है, तो हमारे घर आकर उसने खूब तमाशा किया। मम्मी ने उस दिन मुझे बहुत मारा। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मम्मी ने मुझे मारा था, और वो भी इस उम्र में। मैं नफरत की गहराइयों में गिर गई और मैंने अगले ही दिन एक मंसूबा बनाया। एक बार फिर जब सुमन छत पर गई और कपड़े फैलाने लगी, तो मैं पीछे से आई। मैंने सोचा कि मैं इसे धक्का देकर छत से नीचे गिरा दूंगी, ताकि मेरी उससे हमेशा के लिए जान छूट जाए। लेकिन उसी वक्त धुले हुए कपड़ों के पानी से मेरा पाँव फिसला और मैं खुद ही छत से नीचे रोड पर गिर गई। मोहल्ले वाले सब मेरी चीखें सुनकर जमा हो गए। सब मेरा अंजाम देख रहे थे। अब अपाहिज हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। सुमन के रहमो करम पर थी। सारी जिंदगी मैंने उसे नीचा दिखाने में गुजार दी थी, अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और नफरत में इतनी गिर गई थी कि अपने आप को ही अपाहिज कर लिया। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं थी, लेकिन अब भी मैं उसकी शक्ल देखती हूँ तो नफरत होती है, और शायद मैं उस नफरत को कभी भी दिल से नहीं निकाल सकूं। और रही बात मम्मी की, तो मम्मी सिर्फ अब मेरी हालत पर दया करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। बस वो बेबसी से मेरी तरफ देखती हैं और एक आह भर लेती हैं। थोड़े दिन बाद ही मम्मी ने एक अच्छी जगह सुमन का रिश्ता कर दिया और शादी करके विदा कर दिया। वो अपनी जिंदगी में अब खुश है, और मैं अपनी तन्हाइयों के साथ अकेले कमरे में अकेलेपन का शिकार हूँ। अपनी किस्मत पर रोती रहती हूँ, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई काम नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।